नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। एक के बाद एक जिस तरीके से अलग अलग देशों में जेन ज़ीज़ ने प्रोटेस्ट किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो पूरी परिभाषा थी, जो उनका एक पूरा जो उनका चेहरा था या जिस तरीके की कल्पना बनाई जा रही थी जेन ज़ीज़ को लेकर, वो पूरी तरीके से बदल चुका है। अब जो उभरते हुए जेन ज़ीज़ हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं ये हो गया है कि अगर आपने उनका जिक्र किया तो उनके लिए ज़िम्मेदार भी आप होंगे। अगर आपने उन्हें उकसाया या उन्हें छेड़ने की कोशिश की तो फिर जो कुछ वो करेंगे उसके लिए आप खुद ही ज़िम्मेदार होंगे। जैसा कुछ नेपाल में हुआ, उसके बाद अब लद्दाख में जो हम देख रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जब जेन ज़ीज़ सड़कों पर उतरे तो क्या कुछ हुआ, किस तरीके से वहाँ बीजेपी का कार्यालय पहले तो जला डाला उन्होंने, उसके बाद जो वहाँ सैनिकों की गाड़ियाँ मौजूद थी उन्हें भी उन्होंने जलाया, और उसके बाद एक वो तमाम लोग जो एक लंबे अरसे से अपने अधिकारों की, अपने स्टेटहुड को बचाने की, अपने तमाम चीज़ों की मांग कर रहे थे और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था केंद्र की ओर से, तो उन्हें अब आखिरकार उनकी बात सुननी भी पड़ेगी। और उसको लेकर अब कुछ ना कुछ शायद वो एक अलग बात है, लेकिन इन तमाम मुद्दों के इतर केंद्र की ओर से जो बयान जारी किया गया है उस पर सारा का सारा ठीकरा फोड़ दिया गया है सोनम वांगचुक, जो कि एक समाज सेवी भी हैं और साथ ही एनवायरमेंटलिस्ट हैं। अब क्योंकि वो एक लंबे अरसे से प्रोटेस्ट कर रहे थे, अनशन पर बैठे हुए थे, तो ये सारा का सारा ठीकरा उनके माथे पर फोड़ दिया गया कि उन्होंने उकसाया है इन जेनजीज को, उनके भाषणों की वजह से वो उकसे और उन्होंने ये सब कुछ किया है। अब पूरा मामला क्या है और किस तरीके से इसको देखा जा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट महमूद प्राचा जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो ये जो कुछ हो रहा है लद्दाख में, उसे कैसे देखते हैं, और जेनजीज को जो लगातार विपक्ष भी जेनजीज पर एक जिम्मा सौंप रहा है कि संविधान को बचाएं, लोकतंत्र को बचाएं, और जब वो सड़कों पर आ चुके हैं, अब तमाम जगहों पे हम देख रहे हैं, लद्दाख में जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या राय है आपकी उस पर? अब इसमें देखिए, साफ साफ बात है, समाज में यंगस्टर्स भी होते हैं, समाज में मिडिल एज के लोग भी होते हैं, समाज में बूढ़े लोग भी होते हैं जी। अलग अलग लोगों की अलग अलग फिजिकल कैपेसिटी भी होती है, मेंटल कैपेसिटी भी होती है। कुछ लोगों को एक्सपीरियंस होता है, कुछ लोगों में जोश होता है, कुछ लोगों में। तो एक तो ये जेन जी की जो बात की जा रही है, ये आरएसएस और बीजेपी का फिर वही नैरेटिव है जिसको वो असली मुद्दे से भटकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पूरे जो भी नौजवान कर रहे हैं, जेन जी बोला जाता है उनको, जो 1996 से लेके 1910 तक की पैदाइश जिनकी है। तो ये लोग वो हैं जो बेरोज़गार हैं अभी, और बेरोज़गारी की मार सबसे ज़्यादा झेल रहे हैं। ये लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अपने जो प्रीवियस जनरेशन्स हैं उनसे भी ज़्यादा होशियार भी हैं। एक अलग तरह की होशियारी इनमें है। ये जो कंप्यूटर्स में एक्सपर्ट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, स्ट्रीट स्मार्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये गैजेट स्मार्ट हैं और दुनिया भर की खबर रखते हैं। और उनको पता होता है कि वहाँ के लोग जो हमसे कम मेहनत कर रहे हैं, दूसरे देशों के, वो हमसे ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी क्यों गुजार रहे हैं, और हमारा देश इतना अच्छा है। ऐसा श्रीलंका में हुआ, ऐसा। लेकिन वो कोई अकेले कुछ नहीं करते हैं, उनके पीछे उनके पेरेंट्स का हाथ होता है, पूरा सहयोग होता है, उनके बड़ों का, और उनके जो छोटे हैं उनका भी पूरा सहयोग होता है। वो तो एक लीड लेते हैं आगे आके, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और उनका एज ब्रैकेट भी ऐसा ही है कि 15 साल से लेकर 30 साल तक के करीब का ब्रैकेट है। तो वो अपनी जिम्मेदारी देश बचाने के लिए, अपना समाज बचाने के लिए लेते हैं। तो पूरा समाज उनके पीछे खड़ा है और उनका धन्यवाद करता है। अब मैं लद्दाख की, और ये लद्दाख की बात नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, भारत में नेपाल से ज़्यादा जुल्म ज़्यादती हो रही है, नेपाल से ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, श्रीलंका से ज़्यादा जुल्म ज़्यादती आरएसएस और बीजेपी कर रही है पिछले 11 साल से। भ्रष्टाचार भी उससे ज़्यादा हो रहा है। बांग्लादेश से भी यही सब ज़्यादा हो रहा है, थाईलैंड से भी ज़्यादा हो रहा है, अभी फिलीपींस में शुरू हो गया है, उनसे भी ज़्यादा हो रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनती लोगों में से एक भारतीय हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने देश की इकोनॉमी को पुश दिया है भारत की जनता ने। मोदी जी और अमित शाह साहब ने, आरएसएस और बीजेपी ने लूट के अडानी अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को दे दिया। तो ये सबसे ज़्यादा दुख, परेशानी, अंतर भारत में है। ये तो बाबा साहब का मैं पहले भी बोल चुका हूँ, संविधान है जिसकी वजह से वैसा रिएक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन कब तक। अब देखिए, मणिपुर में हुआ, मणिपुर बॉर्डर लाइन एरिया, आप समझ लीजिए कहाँ कहाँ क्यों हो रहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है बात। लद्दाख में हुआ, लद्दाख में सबसे बड़ी वजह है जो व्यक्ति अपनी आंखों से, जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब और दूसरे लोग बोल रहे हैं ना कि चाइना ने हमारी हजारों स्क्वायर किलोमीटर जगह छीन ली, जिनकी आंखों से मातृभूमि छीनती हुई नजर आ रही है,
वो बर्दाश्त करेंगे? वो शक्ल देखना चाहेंगे उस किसी भी इंस्टीट्यूशन का, आरएसएस हो या बीजेपी भी हो, जो उस काम को करवा रही हो, रोक नहीं पा रही हो? ये इतनी नफरत है आरएसएस और बीजेपी की तरफ उन लोगों की जो कि लद्दाख के लोग हैं। वो देशभक्त लोग हैं, वो हमेशा चाइना के सामने दीवार बन के खड़े रहे। ये तो इन लोगों ने, आरएसएस और बीजेपी ने, अडानी अंबानी की खातिर चाइना के हाथ में पूरी तरीके से सरेंडर कर रखा है। उनको फायदा पहुंचाए, राजनीतिक लाभ और पैसे का लाभ पहुंचाने के लिए। कितने गुजराती बिजनेसमैन, कितने मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसकी कंपनियों में और पीपल्स आर्मी की कंपनीज जो हैं, फ्रंट कंपनीज, उसमें डायरेक्टर तक हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं उनसे सिर्फ। गुजराती मनुवादी लोगों ने तो चाइना के साथ मिलकर देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर 1 रुपये का व्यापार चाइना से होता है तो 80 पैसे का फ़ायदा चाइना को होता है, 20 पैसे का फ़ायदा भारत को होता है और भारत से रॉ मटेरियल जाता है सिर्फ। ये देखो आप। उसके बाद मोदी जी ये बोलते हैं कि आप स्वदेशी बनो, अपने अडानी अंबानी यूसुफ लुलू को बोलो ना चाइना से इंपोर्ट ना करें। तो ये सब जो हो रहा है, जिनकी आंखों के सामने मातृभूमि छीनी जा रही है, वो क्या कह रहे हैं? भाई आरएसएस बीजेपी के बस की नहीं है, अमित शाह जी तो बेच देंगे पूरा देश, हमारी स्टेट बना दो, हम अपने आप अपनी रक्षा कर लेंगे। अब जो उनके खिलाफ खड़ा होगा उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। जो व्यक्ति इस वक्त लद्दाख के लोगों के खिलाफ चूं भी करेगा वो सबसे बड़े देशभक्त है। वो चाइना से लड़ रहे हैं अपनी जमीन बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए। जो भी व्यक्ति उनके खिलाफ अगर एक शब्द भी बोलेगा वो देश का गद्दार है, आतंकवादी वो है। ये बुनियादी बात है कि ये आरएसएस वाले क्या चाहते हैं, वो जमीन चाइना छीनता रहे और ये बैठ के तमाशा देखते रहे। ये नहीं होगा। अब आपने देशभक्ति का जिक्र किया तो एक और बगावत होगी। एक और मुद्दा निकल कर आ रहा है कि लद्दाख में ये देखने को मिल रहा है कि कारगिल के जो शिया मुसलमान हैं और लेह के जो बुद्धिस्ट हैं, वो तमाम लोग एकजुट होकर इस पूरे आंदोलन में जो है अपना सब कुछ निछावर कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी कीमत पर उनकी 2019 से ये मांग लगातार चली आ रही है कि हमें हमारा स्टेटहुड चाहिए, हमें हमारी विधानसभा चाहिए, हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो उनकी ये मांग, एक तो एक तरफ उनकी ये तमाम मांगे और दूसरी तरफ जो ये एकता दिखने को मिली है बौद्धिस्ट और मुस्लिमों की, ये बहुत कमाल की है जो इस आंदोलन में निकल कर आई। आप धोखे में आ गए। अच्छा। आरएसएस के लोगों के एकता तो हमेशा से है जी। ये जहर, ये आतंकवादी आरएसएस और बीजेपी के लोग जहां जाएंगे वहां ये जहर डालने की कोशिश करेंगे बॉर्डर लाइन एरिया पे, क्योंकि चाइना से उनकी रेगुलर लड़ाई होती है, रेगुलर वो झेलते हैं। हम लोग तो यहाँ सुरक्षित उन्हें पता है असली मुस्लिम को, असली उन्हें पता है हमें रोज मिलजुल के ही हम चाइना का मुकाबला कर सकते हैं। रोज तो वो मिल के उनके हमले झेलते हैं, मतलब पूरा हाथ में हाथ डाल के। उनको तो पता है ना। और जहां आके ये आपस में लड़ाई कराने की बात करते हैं, मैं तो हैरान, अच्छा ये आरएसएस और बीजेपी वाला घुस कैसे गए वहाँ पे? इनको मतलब वो तो बहुत समझदार लोग हैं। अभी उत्तराखंड में भी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। अच्छा। आरएसएस वालों को तो देख के ही वहाँ के लोग नफरत करते थे, भागो 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 भागो, मतलब वो घुस ही नहीं सकते थे। उन्होंने क्या कहा, हम आपको स्टेटहुड देंगे। ये धोखा दिया अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, बार बार जाके प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के, होम मिनिस्टर के पद पे बैठ के जाके झूठ बोला। अब वो वही तो कह रहे हैं, जो बोला वो पूरा करो। और वो भी उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। उनका सबसे बड़ा मुद्दा है हम अपनी 1 इंच भी जमीन चाइना को नहीं लेने देंगे। अमित शाह साहब चाहते हैं चाइना ले ले, मोदी जी चाहते हैं चाइना ले ले, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू का प्रेशर है। ये मेरा इल्ज़ाम है उनके ऊपर। वो क्या, वांगचुक साहब क्या बोल रहे हैं, जो आपने अभी शिया मुसलमानों की बात की, वो क्या बोल रहे हैं, हम कारगिल में किसी चाइनीज़ को नहीं घुसने देंगे, किसी पाकिस्तानी को नहीं घुसने देंगे, हम खुद ही लड़ेंगे। उन पर यहाँ खुद गृह मंत्रालय इल्जाम लगा रहा है कि वो फरवरी में पाकिस्तान घूम के आए हैं। आपको पता नहीं है, हटाना नहीं है वहाँ से उन्हें। चाइना को मुश्किल किससे हो रही है, ये फौज को तो जाने नहीं दे रहे। फौज को तो फ़ोन आ जाएगा कभी ट्रम्प साहब का, किसी साहब का, रोक लेंगे जीतती। मतलब जो चढ़ाई कर रही है फौज, उसको कहेंगे रुक जाओ, पीछे आ जाओ। यही काम ये चाइना बॉर्डर पे कर रहे हैं। अडानी ने बोला होगा कि उधर मेरे ऊपर दबाव पड़ रहा है, थोड़ी सी ज़मीन और लेनी है भारत की। अब फौज को तो ये हटा लेंगे, वो डिसिप्लिन फोर्स है, उसको इंस्ट्रक्शन दे देंगे। लेकिन भारत के नागरिक थोड़ी इनके कब्जे में है, इनके ऑर्डर्स के अंडर हैं। वो तो कहेंगे हम अपनी जान दे देंगे, चाइना को 1 सेंटीमीटर अंदर नहीं आने देंगे। ये लड़ाई है। अमित शाह जी और मोदी जी ये चाहते हैं
कि वहाँ से नागरिक भी चाइना की मुखालफत करना बंद कर दें, पाकिस्तान की मुखालफत करना बंद कर दें। ये इनकी साजिश है और ये इन्हें साबित करना पड़ेगा कि हम लोगों का इल्ज़ाम ये सही नहीं है, इनको साबित करना पड़ेगा, सबूत देने पड़ेगा। लेकिन इतने लंबे अरसे से जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा था वो अचानक से इतना आक्रोश से कैसे भर गया? लोग सड़कों पर कैसे उतर कर आ गए? कोई बात कह रहे चाइना हमारे अंदर आ रहा है, कौन भारतीय ऐसा होगा जिसका खून नहीं खोलेगा? वो यही तो कह रहे हैं तुम्हारे बस की नहीं। अमित शाह जी आप तो मिले हुए हो चाइना से, सीधी बात वहाँ कर रहे हैं लोग। आप तो मिले हुए हो और इसीलिए इतनी सारी वहाँ की जो चरवाहे हैं उनकी ज़मीनें चली गई। चाइना के लोग उनको ये बोलते हैं तुम अपनी ज़मीन पे आके अपनी ये भेड़ें और ये जानवर नहीं चराओगे। कैसे बर्दाश्त करेगा कोई भारतीय? ये कोई मनुवादी हैं क्या? वहाँ मनुवादी थोड़ी है। मनुवादियों को वहाँ देखते ही पीटते हैं वहाँ। तो ये तो कुछ दिन के लिए मनुवादी वहाँ घुसे थे। जो आप कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को वहाँ से हटाना था, वो तो लौट गए अपने गाँव जाके बैठ गए। वो सोनम वांगचुक तो एक चेहरा है। अच्छा, भारतीय तो वहाँ पे रोज लड़ रहे हैं ना चाइनीज लोगों से, अंदर नहीं घुसने दे रहे। जो काम फौज की जिम्मेदारी है, फौज को ये काम नहीं करने दे रहे। हमारे जनरल्स ये बात बोल चुके हैं कि चाइना में हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगानी है, एक्स्ट्रा पैसे लगाने। लेकिन मोदी जी को अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों को बैंकों से पैसे चुरा के देने से फुर्सत हो तो फौज को पैसा देंगे? और एक तो ये बिल्कुल ये देशद्रोही हैं। अगर चाइना के सामने जो ढाल बन के भारतीय खड़े हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव बनाया जाता है तो वो देशद्रोह के बराबर है। उनकी मांगों का क्या कुछ होगा? जो उनकी तमाम मांगे हैं उनका देखो अमित शाह साहब आ जाएं, आरएसएस पूरी चली जाए वहाँ पे, वो लोग चाइना को 1 इंच जमीन नहीं लेने देंगे। वो अब अपने आप संभालेंगे सारी चीजें, ना पाकिस्तान को घुसने देंगे ना चाइना को घुसने देंगे। अब ये आरएसएस वालों में कितनी ताकत है, कितना ये अपना वो किसे कहते हैं ना दमन कर सकते हैं, कितनी चालें चल सकते हैं, कितना वहाँ पे जाके जेनजी बकवास कर सकते हैं। जेनजी क्या है? जेनजी देश के लड़ने वाले वीर सिपाही नागरिक हैं जो चाइना को रोक रहे हैं। उनको हाथ जोड़ के नमन करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए या उनके खिलाफ एक शब्द भी बोलना चाहिए। वो सब देश के गद्दार हैं जो उन लोगों के खिलाफ, लद्दाख वालों के खिलाफ एक शब्द भी बोलेंगे। वो सब देश के गद्दार हैं, वो आतंकवादी हैं। वो चाइना के सामने ढाल बन के खड़े हैं, हमें उनके लिए धन्यवाद करना चाहिए उन्हें। चाइना 6 घंटे में आ जाएगी अगर हमारे बॉर्डर लाइन एरिया के लोग, दिल्ली तक आ जाएगी चाइना। तो वो रोकते हैं हमारे बहादुर। मैं बॉर्डर लाइन एरिया पे रहने वाले लोगों की सबसे ज़्यादा इज्जत और तारीफ क्यों करता हूँ? वो देश की सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस है, उनकी इज्जत ना करें। ये अमित शाह साहब तो यहाँ गुजरात में बैठ के पैसे अपने बेटे से और खुद क्या काम कर रहे हैं? अमित शाह साहब सिर्फ पैसे ही लूट रहे हैं ना। वो वहाँ पे लड़ रहे हैं चाइना के लोगों से। इनकी हैसियत कहाँ से आ जाती है उनको कुछ कहने की? सर एक सवाल ये भी उठता है कि अब जो ये चिंगारी उठी है लद्दाख से और जिस तरीके से एकता की मिसाल जो हम वहाँ देख रहे हैं, उसका कितना असर पड़ेगा बाकी जगहों पे, जो तमाम जगहों पे आप जिक्र कर रहे हैं कि ऑलरेडी चल रहे हैं प्रदर्शन? उत्तराखंड जो है ना जी, इनका एक वो है, क्या बोलते हैं ये उसे, टेस्टिंग ग्राउंड, टेस्टिंग स्टेट है ना वो, जहाँ सबसे ज़्यादा देश तोड़ने की साजिश करते हैं ये मनुवादी। वहाँ है ना, वहाँ सैकड़ों नहीं हज़ारों युवक बैठे हुए हैं और वो सारे के सारे, उसमें कोई भी अल्पसंख्यक समाज से मुझे तो नज़र आया नहीं। वो क्या बोल रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान करा के हमारी नौकरियां खा गए सब, ये यहाँ पूरा प्रदेश लूट के खा गए, ये सब चोर है, बेईमान है, आरएसएस और बीजेपी को गाली ही गाली दे रहे हैं। अब उत्तराखंड बिल्कुल पास में ही है, लद्दाख से ज़्यादा दूर नहीं है। वो जो चाइना जो कर रहा है और उसके जवाब में जो देश का युवा, जिसे ये जेनजी बोल रहे हैं, और देश का युवा सिर्फ आगे है, उनके साथ पूरा देश खड़ा है। वो तो रोकेगा भाई साहब चाइना को, वो नहीं इनकी कोई बात सुनने वाला। वो अपने हक अधिकार लेगा, वो आज नहीं कल। और हम लोग तो देखिए पूरी ताकत इसी बात की लगा रहे हैं और हम बार बार ये समझा भी रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के लोगों को, जो उनमें से कुछ ईमानदार कार्यकर्ता अगर कोई कॉन्सेप्चुअली हो भी सकते हैं तो वो अभी के अभी मोदी जी से इस्तीफ़ा दिलवा दें। और मोदी जी को जो कल भागना है देश छोड़ के, वो अभी हेलीकॉप्टर तो है ही, जिसमें खालिदा ये जो शेख हसीना आई थी, वो बढ़िया हेलीकॉप्टर खड़ा ही है, अभी चले जाएं। या फिर ईमानदारी से भारत के संविधान के अनुरूप कार्य करना शुरू कर दे। 2 ही रास्ते हैं उनके पास, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। देश की जनता को धोखा देना, देश को लूटना और संविधान की धज्जियां उड़ाना बंद कर दे। ये हिंदू मुसलमान, वो उत्तराखंड की जो बच्ची है ना, उसकी स्पीच सुन लें, मोदी जी के लिए है वो डायरेक्टेड, सीधी मोहन भागवत जी के लिए और मोदी जी के लिए। ये बात ही नहीं करेगा कोई। अब आ गए ना, बहुत बन लिए बेवकूफ़। और असली बात फिर वहीं आएगी। वो क्या कह रहे हैं, अब हम तुम्हें हटा भी नहीं सकते, हमें पेपर बैलेट से चुनाव चाहिए। बुनियादी बात तो वहीं निकल के आएगी, क्योंकि उससे
मोदी जी और अमित शाह जी का कान पकड़ के निकाला जा सकता है। हम लोगों की पूरी ताकत इसी में लगी हुई है कि ये जो नौजवान इस वक्त उद्वेलित गुस्से में आ रहे हैं, नफरत कर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी से, इनकी नफरत को चैनलाइज करके हम इन्हें ये कहना चाहते हैं कि हम सब मिल के इन्हें जेलों में भिजवाएं। वो काम ना करें जो नेपाल में हुआ है, वो काम ना करें जो श्रीलंका में हुआ है, वो ना करें। हम इनको जेलों में भिजवाएं, इनको सुरक्षित रखें 100 साल के लिए, इनको सबको जेलों में। हुआ तो वही है ना, वहाँ भी देखिए उन्होंने कार्यालय जला दिया बीजेपी का। हाँ, वहाँ तो अति हो गई ना। हाँ, वहाँ तो चाइना घुस रहा है अंदर। तो पता तो सबको ये ना, ये घुसवा रहे हैं। मतलब मैं कोई ये यहाँ से रॉकेट साइंस थोड़ी है जो मैं ही बता रहा हूँ, सबको पता है। अमित शाह जी और मोदी जी और जितने मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन हैं, वो चाइना से मिलके ये सब गड़बड़ी करा रहे हैं, चाइना के साथ मिलके। पता तो सबको है, उनको हमसे ज़्यादा पता है क्योंकि वो रोज़ देख रहे हैं, रोज़ शिकायतें कर रहे हैं। वहाँ के पुलिस जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने पब्लिकली आके कितनी मजबूरी में की होगी। वहाँ के कॉरपोरेटर्स बोल रहे हैं कि हमारी चारागाह खा गई चाइना। वहाँ का हर व्यक्ति बोल रहा है, और फिर भी वो कितने सहिष्णु थे। धरती देश की जा रही है और वो सिर्फ प्रोटेस्ट पीसफुल कर रहे हैं जी। तो उन्हें बुज़दिल समझ लिया है क्या? उन्होंने चिन्हित किया। अरे मैं तो बिल्कुल, देखिए बीजेपी के वो दफ्तर जो है ना, उसको हमें कन्वर्ट करना है आप लोगों की भलाई के लिए। कोई स्कूल खोलने, ये सारे 500 जो बीजेपी के दफ्तर बने हुए हैं, जलाना थोड़ी है इन्हें। ये तो हॉस्टल्स बनेंगे सबके आपके। आपको क्या लग रहा है, जब अच्छी सरकार कोई भी आएगी, जितना मोदी जी ने पैसे कमाए, जितने पेन रखे हैं, जितने ये जो कपड़े रखे, महंगे महंगे जूते, वो सब तो वो तो सब बिकेंगे ना। वो तो करवा चुके हैं मोदी जी, ऑलरेडी नीलाम करके उसके पैसे वो दे चुके हैं, दान कर चुके हैं। नहीं चुके हैं, वो भी चुरा चुके हैं। अच्छा, वो जैसे ये है ना पीएम केयर्स, कहाँ है पीएम केयर्स? वो सब केयर में चला गया। वो सब तो सब वो ये सब वापस लिया जाएगा। मोदी जी के पास तो वही ड्रेस होगी ना, जेल में जाने के पास तो एक ही ड्रेस होती है, जेल के अंदर कोई कपड़े नहीं बदल सकते आप, एक जैसी यूनिफॉर्म होती है, वही रहेगी। अमित शाह जी के पास भी एक, लेकिन होगा कानूनी तरीके से, बाबा साहब के संविधान के तरीके से। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एफआईआर दर्ज करेगी, इनको फ्री एंड फेयर निष्पक्ष ट्रायल दिया जाएगा, इनका मुकदमा चलेगा, फिर इनको लंबी सजाएं होंगी, फिर एक के बाद एक सज़ा होगी। एक केस में 10 साल, उसके बाद 100 केसों में 10 साल, तो 1000 साल। पूरी तैयारी है, पूरी। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से, और ये जितनी एसेट्स बीजेपी ने बनाए, जितने जयशाह साहब ने बनाए, ये सब तो ये कॉलेज इंस्टीट्यूशंस बनाने में, बेरोजगारी भत्ता देने में और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में जाना है ना। अब अगर इनके साथ वही हो जाएगा जो नेपाल में हुआ, तो भाई इनसे पैसे कौन वापस लेगा? कितना भी गुस्सा हो, पेशेंस रखनी है, आंदोलन जरूर करना है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी आंदोलनों ने, इलेक्शन कमीशन के बाहर भी आंदोलनों ने, इन सब लोगों का कान पकड़ना है जनता ने, और ईमानदारी से इन्हें काम करवाना है, करना पड़ेगा। एफआईआर मोदी जी के खिलाफ दर्ज करनी पड़ेगी, ईडी को, सीबीआई को, वो काम करना है। उसके बाद जेल भेजना पड़ेगा, वो काम करना है। उसके बाद 3rd डिग्री तो हम नहीं करेंगे मोदी जी के साथ या अमित शाह जी के साथ, पुलिस वालों को मना करेंगे क्योंकि हम संविधान के रूप में, लेकिन क्वेश्चनिंग जरूर होगी लंबी, ताकि कितना पैसा कहाँ छुपा रखा है अडानी जी की, इन सब की, जो ये वंतारा में अभी घूम रहे हैं ना, ये उनके बेटे साहब जी, उन सब की लंबी लंबी पूछताछ होगी। एक केस थोड़ी होना है, हजारों केस होने उन पे। एक केस से इंटेरोगेशन से निकलेंगे, दूसरे में, फिर तीसरे में, कई साल तो इनकी इंटेरोगेशन ही होनी है ना, पुलिस इंटेरोगेशन। इस सब के लिए तैयारी करें, पैसा मर जाएगा देश का। इनके तो अभी नार्को टेस्ट होने हैं, इनके लाई डिटेक्टिंग टेस्ट होने हैं, हमने पूरी प्लानिंग कर रखी है इनके साथ होना क्या क्या है। जी। और इसीलिए मैं तो दुआ करता हूँ ये सब कम से कम 100 150 साल तक जिंदा रहे। मैं मजाक नहीं कर, मैं सीरियसली इस काम को करता हूँ, क्योंकि देश का भलाई ऐसे होगा। इन लोगों को तो लाई डिटेक्टिंग टेस्ट पे बैठाना है पहले, फिर नार्को एनालिसिस होनी है ना, ये सब तो होना ही है ना, बिना मारपीट किए। फिर इनको जैसे अडानी जी को बिठाएंगे मोदी जी के सामने, सामने पहले अकेले में करते हैं। मैं आपको इंटेरोगेशन का भी तरीका बताते हैं। तो अडानी जी को बिठाएंगे पहले, उनसे पूछेंगे भाई हाँ कहाँ पैसे चुराया, कैसे चुराया, वो बताएंगे एक लिस्ट के इतना चुराया। फिर मोदी जी के साथ बैठ के तुमने कहाँ क्या किया था, वो बताएंगे। अब मोदी जी से अलग पूछेंगे, वो दोनों की कहानी जो होगी आपस में मैच नहीं करेगी। जब आमने सामने बिठाते सर, ये ऐसा तो नहीं होगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने? आपको लग रहा है अगर ये नहीं हुआ तो फिर नेपाल होगा। अब आप चूज कर लो, इसीलिए हम बता रहे हैं। फिर श्रीलंका होगा। 2 ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता बचा नहीं है। अब ये मोदी जी के ऊपर है और आरएसएस और बीजेपी वालों के लोगों के ऊपर है, हमारा रास्ता पसंद है या हम लोगों को हटा के या हम लोगों को मार के। अगले तो जनता आ ही रही है, वो नहीं छोड़ेंगे किसी भी तरीके से जनता। आप दोनों में से एक रास्ता, या जेल
या फिर जेनजी नेपाल वाली, ये बहुत बढ़िया था, या तो जेल या फिर जेनजी। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये बात ऑपोजिशन पार्टीज के लोगों के लिए भी ठीक है। अब हम अगर समझदार होंगे ना आरएसएस में कुछ लोग, तो वो जहाँ कहेंगे जी इनको जिता दो, इन निष्पक्ष चुनाव कराओ, ये ऑपोजिशन वाले जीत जाएं, ताकि हम जो जनता का गुस्सा है इनके ऊपर आ जाए। ये इनको समझदारी का काम इनको करना पड़ेगा। अगर वो आ जाएंगे, अगर वो ईमानदारी से काम करेंगे, तब भी मोदी जी अमित शाह जी को जेल जाना है। और अगर वो बेईमानी करेंगे तो जेनजी आ ही रही है, या तो फिर हम आएंगे या जेनजी आएगी, तीसरा तो कोई रास्ता बचा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।